तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो एबनॉर्मलिटी होती है वो एबनॉर्मलिटी सल्यूट के डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से होती है। ठीक है। जब सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर सल्यूट पार्टिकल वहां पे डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है तो उससे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट चेंज हो जाते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट चेंज होने की वजह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। फिर मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मलिटी को अकाउंट करने के लिए वान टॉप ने एक करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम वान टॉप फैक्टर बोलते हैं, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वान टॉप फैक्टर की डिफिनीशन क्या है, मैं अब आपको वान टॉप फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप नोट करो। वान टॉप फैक्टर डिफिनीशन लिखो। वान टॉप फैक्टर की डिफिनीशन लिखो। द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी the ratio of abnormal colligative property with respect to the ratio of abnormal colligative property with respect to normal colligative property, the ratio of abnormal colligative property with respect to normal colligative property is called Van 't Hoff factor, is called Van 't Hoff factor। ठीक है, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो वान 't Hoff फैक्टर आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रही है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन theoretical colligative property। ये बोल सकते हैं। अब देखो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कंसीडर करो, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is inversely proportional to molecular mass of solute। ठीक है, अगर हम
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करें, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे अगर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कंसीडर करो, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एम बी अपॉन डब्ल्यू बी एम ए। तो एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और एम ए कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरीके से अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर करो, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को अगर आप देखो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब फिर हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज Vanta factor is equal to normal molecular mass absolute, normal molecular mass of solute upon abnormal molecular mass of solute। ये बोल सकते हैं वांटा फैक्टर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं वांटा फैक्टर के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे abnormal colligative property is inversely proportional to abnormal molecular mass and normal colligative property is inversely proportional to normal molecular mass। तो इसलिए ये आ जाएगा। तो I is equal to normal molecular mass of solute upon abnormal molecular mass of solute। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे और कंसीडर कर सकते हो colligative प्रॉपर्टी के लिए, वांटा फैक्टर के लिए। इनफैक्ट I is equal to total number of particle of solute, total number of particle of solute present at equilibrium, या प्रेजेंट फाइनली ऐसे भी बोल सकते हो, प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट टेकन इनिशियली। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है वांटा फैक्टर आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट टेकन इनिशियली। तो इस रेशियो को भी हम वांटा फैक्टर बोल सकते हैं।
कि इक्विलिब्रियम पे कितने पार्टिकल सल्यूट के प्रेजेंट हैं, और स्टार्टिंग में हमने कितना पार्टिकल सल्यूट का कंसीडर किया था, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इस रेशियो को भी हम वांटा फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एबनॉर्मलिटी दो वजह से ऑब्जर्व हो सकती है, या तो डिसोसिएशन हो रहा होगा सल्यूट का, या एसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं अब दोनों केसेस में वांटा फैक्टर कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं। तो अब यहां पे आप इसको नोट करो, फॉर डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट, फॉर डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट, फॉर डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट। अब जैसे हमने कंसीडर किया एक सल्यूट AN, और मान लो ये डिसोसिएट करके Na में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। अब T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे अगर हमने इसका 1 मोल लिया है और ये नहीं है, इक्विलिब्रियम पे अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन AN का अल्फा है, तो इसका बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 मोल लिया था, उसमें से अल्फा डिसोसिएट कर गया, तो 1 माइनस अल्फा बचा, और इसका प्रोड्यूस कितना हुआ, इसका प्रोड्यूस हुआ N अल्फा। T इज इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल हमने लिया था, और ऑब्वियसली जो डिसोसिएटेड फॉर्म है वो नहीं प्रेजेंट है उस मोमेंट पे। इक्विलिब्रियम जब आया तो हमने एज्यूम किया कि भाई सल्यूट का अल्फा डिसोसिएट कर गया, यानी कि बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, तो स्टोइकियोमेट्रिकली इसका N अल्फा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखो वांटा फैक्टर यहां पे I is equal to total number of particle of solute present at equilibrium, तो 1 minus alpha plus N alpha upon total number of particle taken initially, तो 1 minus alpha plus N alpha divided by 1, तो ये आ गया 1 plus N minus 1 into alpha, 1 plus N minus 1 into alpha, ये वांटा फैक्टर वैल्यू आ रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो डिसोसिएशन के केस में ये n वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। इन केस ऑफ डिसोसिएशन n वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा टर्म n माइनस 1 इंटू अल्फा ये पॉजिटिव होगा, यानी कि वांटा फैक्टर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, तो अगर हम डिसोसिएशन वाला केस को कंसीडर करें, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन n is greater than 1, this implies वांटा फैक्टर is greater than 1। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो ये पता करने के लिए आप वहां पे वांटा फैक्टर निकालोगे। अगर वांटा फैक्टर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब है कि सल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये सारा डिस्कशन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर।
अब देखो, अगर एसोसिएशन हो रहा है सल्यूट का, फॉर एसोसिएशन ऑफ सल्यूट, अब जैसे मान लो हमने इस रिएक्शन को कंसीडर किया Na converted into An, n number of particle gets converted into one particle, n number of particle gets converted into one particle. अक्षत, तुमने लेट से क्यों ज्वाइन किया बेटा? अक्षत, तो अगर सल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन के केस में जैसे हमने ये रिएक्शन कंसीडर किया, यहां पे n पार्टिकल ऑफ सल्यूट कन्वर्ट हो रहा है 1 पार्टिकल ऑफ सल्यूट में। अब t इज इक्वल टू 0 पे अगर मान लो हमने इसका 1 मोल लिया है और ये नहीं प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो इसका बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। और आप देख सकते हो कि इसके n मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके n मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बाई n प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वांटा फैक्टर अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट टेकन इनिशियली, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा। I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha. Since n is greater than 1, ठीक है, n वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 by n लेस देन 1 होगा, और 1 by n अगर लेस देन 1 है, ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो 1 by n लेस देन 1 होगा, और 1 by n अगर लेस देन 1 है तो 1 by n माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा यहां पे वांटा फैक्टर वैल्यू क्या आ जाएगी, वांटा फैक्टर वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर सल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के केस में वांटा फैक्टर लेस देन 1 होगा। अगर सल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो वांटा फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे और देख सकते हो, डिसोसिएशन के केस में जैसे आपने यहाँ पे वांटा फैक्टर निकाला था I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कई बार यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए बोलते हैं, तो अल्फा वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो अल्फा क्या हो जाएगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब इसी पार्ट में आप देखना आयनिक इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्वमेंट होगा। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और उसी तरीके से यहां पे अगर आप देखो
तो यहां पे अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1/n-1 एसोसिएशन के केस में। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेशन ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो वांटा फैक्टर क्या होता है, वांटा फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आप यहां पे इसको, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको लिख सकते हो ये वांटा फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर तब निकलेगा जब सल्यूट, हम मान करके चलेंगे जब सल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर रहा है। तो फिर यहां से अगर आप देखो तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या आ जाएगा, I टाइम्स थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I टाइम्स थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये पाई थ्योरेटिकल जो है वो CRT है। तो फिर आप यहां पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू CRT, I इंटू CRT। ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये I इंटू C, ये I इंटू C इज ऑस्मोलैरिटी। I इंटू C को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं यहां पे, वेयर I इंटू C इज ऑस्मोलैरिटी। तो अगर दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो उनकी ऑस्मोलैरिटी बराबर होगी। इस बात को नोट कर लो। Therefore, two solution with equal osmolarity. Therefore, two solution with equal osmolarity are always isotonic. Therefore, two solution with equal osmolarity are always isotonic. एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार रिपीट करना स्टेट। Therefore, two solution with equal osmolarity are always isotonic. Are always isotonic. ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां पे आप एक बात और समझ सकते हो
अगर मान लो आप डिफरेंट सोल्यूशन को कंसीडर कर रहे हो, डिफरेंट सोल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट जो है वो बदल रहा है, ठीक है, सोल्यूट आप चेंज करते जा रहे हो, बट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है। अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर होगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, इफ solvent is fixed, temperature is fixed. If solvent is fixed, temperature is fixed, and concentration of solution is also fixed, then osmotic pressure is directly proportional to one-half factor. Then osmotic pressure is directly proportional to one-half factor. जिसका one-half factor जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन है, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है और यूरिया सॉल्यूशन है। सबके कंसंट्रेशन बराबर है, इन सबके कंसंट्रेशन बराबर है, सेम टेम्परेचर पे हमने लिया हुआ है, तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा बताओ? थर्ड का सबसे कम बता रहे हो, सबसे ज्यादा बता रहे हो? सर सबसे कम है थर्ड का। सही है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट वाला है ये डिसोसिएट करके दो पार्टिकल बनाएगा, ठीक है, तो पहले वाले के लिए I1 जो है वो 2 होगा, दूसरे वाले के लिए देखो ये जब डिसोसिएट करेगा तो 5 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, 2 कैटायन 3 एनायन, तो I2 5 अगर 100% डिसोसिएशन होता है, और ये डिसोसिएट नहीं करेगा तो I3 1, ठीक है। तो इस हिसाब जितना ज्यादा वांटा फैक्टर उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो π2 इज ग्रेटर देन π1 इज ग्रेटर देन π3, π2 इज ग्रेटर देन π1 इज ग्रेटर देन π3। ये समझ में आया सबको? नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से कोई मतलब नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सल्यूट की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मॉलिक्यूलर मास सल्यूट की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर मास से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सेकेंड केस लिखो। एबनॉर्मल एलिवेशन in boiling point। अब यहां पे फिर से आप उसी तरीके से कंसिडर करोगे, वांटा फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। ठीक है, वांटा फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, और डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल है केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई इंटू केबी इंटू एम। अब आप यहां पे नोट करो, लिखो इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, अगर सॉल्वेंट फिक्स होगा तो केबी वैल्यू फिक्स होगी। इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, if solvent is fixed and molality of solution is fixed, then delta TB is directly proportional to Vanta factor. Then delta TB is directly proportional to Vanta factor। ठीक है, जिसका वांटा फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। और आप यहां पे देखो, जो डेल्टा टीबी है वो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर। अगर सॉल्वेंट फिक्स है तो टीबी नॉट फिक्स होगा, अगर सॉल्वेंट फिक्स होगा तो टीबी नॉट फिक्स होगा। मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब अगर आप वांटा फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो वांटा फैक्टर बढ़ाने पे ये डिफरेंस बढ़ रहा है, टीबी माइनस टीबी नॉट बढ़ रहा है, बट टीबी नॉट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब टीबी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वांटा फैक्टर बढ़ने के साथ टीबी इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर। सल्यूट का वांटा फैक्टर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी उतना ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. जैसे जैसे वांटा Yes, sir. फैक्टर इंक्रीज करता जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी इंक्रीज करता जाएगा।
abnormal depression in freezing point. Abnormal depression in freezing point. तो फिर से आप देखो, वांटा फैक्टर is equal to delta TF observed upon delta TF theoretical. तो यहां से आ गया डेल्टा TF observed is equal to I into delta TF theoretical. तो यहां से आ गया डेल्टा TF observed is equal to I into KF into M. I into KF into M. अब यहां पे आप नोट करो, इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, सॉल्वेंट फिक्स होगा तो KF फिक्स होगा. इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, if solvent is fixed and molality of solution is fixed, then delta TF is directly proportional to I. ठीक है, जितना ज्यादा वांटा फैक्टर उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सर ये सोलवेंट और मोलैलिटी कांस्टेंट होने. हाँ, अगर सॉल्वेंट हमने सेम लिया हुआ है और मोलालिटी फिक्स रखा है. अच्छा, अब देखो, जो डेल्टा TF है वो क्या है, TF नॉट माइनस TF. एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर वांटा फैक्टर बढ़ा रहे हो तो ये डिफरेंस बढ़ रहा है, TF नॉट माइनस TF का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है. बट TF नॉट कांस्टेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट अगर फिक्स है तो TF नॉट फिक्स होगा. तो TF नॉट कांस्टेंट है और वांटा फैक्टर बढ़ाने पे TF नॉट और TF का डिफरेंस बढ़ रहा है. इसका मतलब TF वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डिफरेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो फिर हम यहां पे बोल सकते हैं कि दिस implies TF is inversely proportional to I. सर एक बार TF is, वाला रिपीट कर दो. अगर वांटा फैक्टर इंक्रीज करेगा तो TF नॉट माइनस TF वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, बट TF नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है. इसका मतलब TF को डिक्रीज करना होगा तभी ये डिफरेंस बढ़ेगा. समझ में आया कि नहीं? यस. Abnormal relative lowering in vapor pressure. तो हम यहाँ पे
उसी तरीके से लिख सकते हैं वांटा फैक्टर आई इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट P naught minus PS upon P naught observed divided by P naught minus PS upon P naught theoretical. This implies P naught minus PS upon P naught observed is equal to I into P naught minus PS P naught minus PS upon P naught theoretical. अब P naught minus PS upon P naught theoretical ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है, तो इस हिसाब से हमें इसको ये लिख लेना चाहिए I into मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, लेकिन ये हम कभी लिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो हम बोल रहे ना ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट थियोरेटिकल जो है ये मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये I इंटू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट होना चाहिए, बट ऐसा कभी लिखते नहीं है बेटा। क्यों नहीं लिखते हैं अब मैं बताता हूँ, क्योंकि जो वांटा फैक्टर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को अगर आप कंसीडर करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। अब जो वांटा फैक्टर होता है ये सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल को अकाउंट करता है, ठीक है, वांटा फैक्टर सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल को अकाउंट करता है, तो इस हिसाब से जहां जहां पे सल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल है वहां वहां पे वांटा फैक्टर आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, I इंटू Na अपॉन I इंटू Na प्लस NB, ये आना चाहिए, ठीक है, I इंटू Na अपॉन I इंटू Na प्लस NB ये होना चाहिए। बट अगर आप अगर आप कंसीडर करते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट तो ऐसा यही होगा Na अपॉन Na प्लस NB, और अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को I से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को I से मल्टीप्लाई करते हो तो आप सिर्फ सिंपली न्यूमरेटर में I से मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको, तो मतलब I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अगर आप लिखोगे ना तो ये एक्सप्रेशन होगा, I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का एक्सप्रेशन ये होना चाहिए बेटा। ये बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. बट एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, वांटा फैक्टर को जो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे ये रिजल्ट लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I इंटू Na अपॉन I इंटू Na प्लस NB। जितनी अच्छी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी समझ में आया, उसमें आप बस देखना इसी की वजह से लोग जो है गड़बड़ करेंगे कि पता चला सिर्फ वांटा फैक्टर को न्यूमरेटर में कंसीडर किया, मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया। अब दोनों ऑप्शन, दोनों से जो वैल्यूज आएंगी ना, दोनों वैल्यूज वहां पे ऑप्शन में गिवन होंगी,
इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना कि वांटा फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट को अकाउंट करता है, तो जहां जहां पे सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल है वहां वहां पे वांटा फैक्टर आना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू एन ए अपॉन आई इंटू एन ए प्लस एन बी। अब बाकी अप्रोक्सीमेशन यहां भी वही रहेगा, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन I into Na is much less than that of Nb, ठीक है। therefore P naught minus Ps upon P naught observed, P naught minus Ps upon P naught observed is equal to I into Na by Nb, I into Na by Nb। ये आप इसको लिख सकते हो I into WA MB अपॉन WB MA। ये आप इसको लिख सकते हो I इंटू ये NA बाई NB XA बाई XB हो जाएगा, ठीक है। NA बाई NB क्या हो जाएगा, NA बाई NB इज XA बाई XB। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं I इंटू MMB अपॉन 1000, ये भी लिख सकते हैं। P naught minus PS upon P naught observed is equal to I into MMB upon 1000, ठीक है। अब आप नोट करो, लिखो if solvent is fixed, if solvent is fixed and molality of the solution is fixed, if solvent is fixed and molality of solution is fixed, if solvent is fixed and molality of solution is fixed, then क्या हो जाएगा, P naught minus PS upon P naught is directly proportional to Vanta factor. P naught minus PS upon P naught is directly proportional to Vanta factor. मतलब relative lowering in vapor pressure is directly proportional to Vanta factor, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर Vanta factor बढ़ रहा है तो P naught minus PS भी बढ़ना चाहिए। अगर वांटा फैक्टर बढ़ रहा है तो P नॉट माइनस PS भी बढ़ना चाहिए। और इसमें ये जो P नॉट है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ये तो फिक्स होगा। और ये डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि PS जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज PS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर। PS is inversely proportional to Vanta factor, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि अगर वांटा फैक्टर इंक्रीज करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। ये आप कंक्लूड कर सकते हो। वांटा फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज करेगा। तो ये सारी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड।
ठीक है, आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन जो अब आप सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व करोगे सब में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, the degree of dissociation of calcium nitrate in a dilute aqueous solution, in a dilute aqueous solution, in a dilute aqueous solution, degree of dissociation of calcium nitrate in a dilute aqueous solution containing 7 gram of salt, containing 7 gram of salt, containing 7 gram of salt per 100 gram of water, 7 gram of salt per 100 gram of water, 7 gram of salt per 100 gram of water at 100 degrees centigrade, at 100 degrees centigrade is 70%, is 70%, is 70%. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution. तो यहां पे अल्फा गिवन है 0.7, सल्यूट है कैल्शियम नाइट्रेट, और यहां पे इसका बोल रहा है 7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डिसोसिएशन रिएक्शन लिख लोगे। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगी? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस एक्वस, gives calcium ion aqueous plus 2 nitrate ion aqueous। अब T is equal to 0 पे T is equal to 0 पे देखो हमारा पर्पज है वांटा फैक्टर निकालना, तो मान लेते हैं इसका 1 मोल है। T is equal to 0 पे इसका 1 मोल प्रेजेंट है। इसका क्या है 0, इसका क्या है 0। इक्विलिब्रियम पे इसका मान लो अल्फा डिसोसिएट कर गया तो 1 माइनस अल्फा, इसका प्रोड्यूस होगा अल्फा, इसका प्रोड्यूस होगा 2 अल्फा। ठीक है, तो वांटा फैक्टर निकाल लेते हैं। तो वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये टोटल नंबर ऑफ solute particle at equilibrium है अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ solute टेकन इनिशियली। तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा वैल्यू 0.7 है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.7, तो 2.4 आ गया। वांटा फैक्टर वैल्यू 2.4 आ गई यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं P0 माइनस PS
अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन के बाद, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन अगर हम कंसीडर करके चलें तो I इंटू WA इंटू MB डिवाइडेड बाय WB इंटू MA। ठीक है, तो यहां पे एक बात और देखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पी नॉट जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पी नॉट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये क्लियर है सबको? ये जो मैंने लिखा है समझ में आया? ठीक है, तो पी नॉट 1 एटमॉस्फेयर है। अब पीएस आपको निकालना है, तो फिर आप यहां पे ये लिख सकते हो वन माइनस पीएस अपॉन 1, ये पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट को मैंने लिखा है, इज इक्वल टू आई वैल्यू क्या 2.4 इंटू WA, तो 7 ग्राम यहां पे गिवन, इंटू MB, सॉल्वेंट है वाटर, मॉलिक्यूलर मास उसका 18, ये I इंटू WA इंटू MB डिवाइडेड बाय WB यहां पे 100 ग्राम इंटू MA, तो MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखो तो कैल्शियम का 40 और 48 प्लस 14 62 इंटू 2 124 प्लस 40 164 आ जाएगा, 164। अब आप देखो पीएस अननोन है, आप यहां से पीएस कैलकुलेट कर सकते हो, तो पीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 2.4 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 164 एटमॉस्फेयर। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। ये कैलकुलेट करके कितना आता है? सर 0.8 ना, सर 0.98। अरे 1.018 Yes, sir, आ 0.98, रहा है तेरा। हाँ, कितना आ रहा है? 0.98 0.98 0.98 सही आंसर है। .98 एटमॉस्फेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 0.01 मोलल 0.01 मोलल aqueous solution 0.01 मोलल aqueous solution 0.01 मोलल aqueous solution of 0.01 मोलल aqueous solution of potassium ferricyanide। फॉर्मूला ये देख लेना, potassium ferricyanide K3FeCN6। 0.01 मोलल aqueous solution of potassium ferricyanide freezes at 2
272.938 Kelvin. 272.938 Kelvin. आगे लिखो, what is percentage dissociation? What is percentage dissociation of the solute? What is percentage dissociation of the solute? एक तरीके से अल्फा निकालना है आपको. What is percentage dissociation of solute? Kf of water. Kf of water 1.86 Kelvin per molal. 1.86 Kelvin per molal. सॉल्व करो. सबसे पहले आपको डिसोसिएशन रिएक्शन लिखनी है. तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है. T इज इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल, इनका 0 and 0. इक्विलिब्रियम पे इसका 1 माइनस अल्फा, इसका 3 अल्फा, इसका अल्फा. तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा आ जाएगा. I is equal to 1 plus 3 alpha. अब आप देखो, since delta TF is equal to I into KF into N, यानी कि 1 plus 3 alpha into KF into N. 0.01. ठीक है. तो आपको यहाँ पे अल्फा निकाला. अच्छा, आप देखो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा. डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ. तो टीएफ नॉट है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 माइनस 272.938 is equal to 1 plus 3 alpha multiplied by 1.86 into 0.01.
अब अगर आप इसको देखो तो ये आ गया 0.062 0.062 इज इक्वल टू इसको आप 0.186 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1+3 अल्फा लिख सकते हो। तो ये 0.062 और 0.18 तो ये आ जाएगा 0.062 अपॉन 0.18 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 0.062 अपॉन ये 0.186 है। हाँ, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो आप देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं 1+3 अल्फा 1+3 अल्फा इज इक्वल टू 0.062 अपॉन 0.186 इंटू 0.1 ये लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10/3, ये 10/3 आ जाएगा, यानी कि 3.333। ठीक है, 3.333। तो इसका मतलब 3 अल्फा जो है वो आ जाएगा 2.333, अल्फा आ जाएगा 2.333 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 0.777 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 0.777। तो परसेंटेज डिसोसिएशन आपसे पूछा गया है, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 77.7%। 77.7% होना चाहिए। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A complex is represented as COCl3 dot XNH3. A complex is represented as COCl3 dot XNH3. आगे लिखो, it's 0.1 मोलल, it's 0.1 मोलल aqueous solution, it's 0.1 molal aqueous solution, it's 0.1 molal aqueous solution shows depression in freezing point, shows depression in freezing point, shows depression in freezing point 0.558 degree centigrade, 0.558 degree centigrade. Kf for water, Kf for water is 1.86 Kelvin per molal.
1.86 Kelvin per mole. Assuming 100% ionization of the complex. 100% ionization of the complex. Assuming 100% ionization of the complex and coordination number of cobalt in the complex is 6. Determine formula of the complex. Determine formula of the complex. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट को हम लिखते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ लीगेंड अटैच हैं, उस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कितने लीगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यहां पे क्या करोगे बोलो? जब कॉम्प्लेक्स ही नहीं पता, डिसोसिएशन रिएक्शन क्या लिख लोगे? सर आई की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले वांटा फैक्टर निकालेंगे। अब वांटा फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे। डेल्टा TF is equal to I into KF into M. Delta TF given है 0.558। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो, बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 0.558 इज इक्वल टू I इंटू 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इससे आप I वैल्यू निकालोगे तो I वैल्यू 3 आ जाएगी, है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल डिसोसिएट करके 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। एक पार्टिकल डिसोसिएट करके कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है? 3 पार्टिकल में डिसोसिएट होकर के कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स की बात की गई है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि एक पार्टिकल 3 पार्टिकल का फॉर्मेशन करे। तो अब मैं आपको बताता हूं। अब इसमें देखो, एक तो ये इंफॉर्मेशन को आपको समझना पड़ेगा, ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ टोटल 6 लीगेंड होने चाहिए। कोबाल्ट के साथ टोटल कितने लीगेंड अटैच होने चाहिए? 6 अटैच होने चाहिए। ये जितने अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ। तो सारा अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखें तो सारा अमोनिया हमें अंदर चाहिए, तो X तो अमोनिया हो गया और टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए। तो अगर उसमें से X अमोनिया है तो बाकी क्लोरीन होना चाहिए। तो कितना क्लोरीन होना चाहिए? आप बोलोगे क्लोरीन होना चाहिए 6 - X। अब आप बोलोगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड देखो तो X अमोनिया और 6 - X क्लोराइड आयन, 6 - X + X 6 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? सर लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होता है भाई साहब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जो लोन पेयर डोनेट करता है, जो ल्यूइस स्पेस की तरह बिहेव करता है। लिगेंड की बात जो है ना, ये ऐसा नहीं है पहली बार आप सुन रहे हो, 11th में भी बताया हुआ, इसको 2-3 बार बताया हुआ है। तो X अमोनिया यहां पे है, ये कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और टोटल मैंने बोला 6 लिगेंड होने चाहिए। तो X तो अमोनिया है तो 6 - X क्लोराइड आयन होना चाहिए। तो टोटल सम अगर आप देखो 6 - X + X 6 आ रहा है। अब आप देखो फॉर्मूला में टोटल 3 ही क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन है तो उसमें से 6 - X क्लोरीन तो अंदर है, तो बाकी जो क्लोरीन है वो बाहर है। तो बाहर कितना क्लोरीन है? 3 - 6 - X। इसका मतलब बाहर में अगर आप देखोगे तो बाहर में कितना क्लोरीन होगा? ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। X + 3 नहीं आएगा? अरे 3 - 6 - X, 3 ऐसे लिखोगे, 3 - 6 - X ऐसे लिखोगे। ओके सर। समझ में आई या नहीं? यस सर। अब अगर आप इसको आयनाइज करते हो, 100% आयनाइजेशन यहाँ पे बोला गया है। ये बाहर में जितना क्लोराइड आयन है ये सब आयनाइज हो जाएगा और ये आयनाइज हो जाएगा। अच्छा देखो, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है। अब एक एक बात समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो X - 3 क्लोरीन पे X - 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस बचे हुए पार्ट पे X - 3 पॉजिटिव होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, CO NH3 X Cl 6 - X, और इस पे चार्ज कितना होगा? X - 3 पॉजिटिव प्लस X - 3 क्लोराइड आयन। ठीक है। अब आप यहां पे देखो टोटल पार्टिकल कितने बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, देखो इसका एक पार्टिकल डिसोसिएट किया हमने, ध्यान से समझना। इसका एक पार्टिकल को डिसोसिएट किया तो एक पार्टिकल ये बना और X - 3 पार्टिकल ये बने। तो अब आप ये बोल सकते हो 1 + X - 3, क्योंकि एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल बन रहा है। ये I = 3 से पता चल रहा है हमें। I = 3 से हमें पता चल रहा है कि एक पार्टिकल डिसोसिएट करके टोटल 3 पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 1 + X - 3 = 3। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो X = क्या आ जाएगा? X = 5 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। Therefore, formula of complex is X5 हो गया तो CO NH3 5 Cl और यहां पे Cl2, ये होगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। CO NH3 5 Cl Cl2।
आ गया समझ में? यस सर। यस सर। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है आईआईटी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है ये, और मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आईआईटी 2014 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन मैंने करा है ये मेरे बुकलेट का क्वेश्चन है। अभी तो आपको जो बुकलेट मिल रही है उसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्सचुअल एक्सरसाइज के फॉर्म में मिल रहा है। पहले जो पुरानी बुकलेट हुआ करती थी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, मैं वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की हुई तब से मैं करा रहा हूं। आईआईटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसके कंपेयर में बहुत आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद देखना, जो है 2014 का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गया CONH3 5Cl Cl2। तो एक एक बात समझ में आ गई यहां पे? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। The freezing point of 0.02, the freezing point of 0.02 mole fraction solution, the freezing point of 0.02 mole fraction solution of acetic acid, इसको यहां पे ये A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड A इन बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन बेंजीन B is 277.4 Kelvin, 277.4 Kelvin, 277.4 Kelvin। आगे लिखो, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन solution of acetic acid A, 0.02 mole fraction solution of acetic acid A in benzene B is 277.4 Kelvin, 277.4 Kelvin। आगे लिखो, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट partially as dimer, acetic acid exists partially as dimer, ये डाइमराइजेशन रिएक्शन, acetic acid exists partially as dimer, calculate equilibrium constant for the dimerization reaction, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। Calculate the equilibrium constant for the dimerization reaction given freezing point of benzene, is 278.4 Kelvin,
and its heat of fusion is 10.042 kilojoule per mole, and its heat of fusion is 10.042 kilojoule per mole. अब देखो डेल्टा एच फ्यूजन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि केएफ नहीं गिवन है। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है केएफ का डेल्टा एच फ्यूजन के टर्म्स में, वो फॉर्मूला यूज करके आप केएफ निकालोगे और फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करोगे, मतलब वांटा फैक्टर निकालोगे, उससे अल्फा आएगा और फिर अल्फा को यूज करते हुए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। समझ में आया कि नहीं? डेल्टा एच फ्यूजन से केएफ निकालोगे, फिर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। वहां से आप आई निकालोगे, आई से अल्फा निकालोगे और फिर अल्फा से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व करना है? यस सर। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, और 2-3 और अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है मैं डिस्कस करते हुए फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल की क्लास में। अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, थ्योरेटिकली तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बस मुझे 2-3 और न्यूमेरिकल्स की वैरायटी डिस्कस करनी है। और इस वीक में, मतलब जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा वो भी आइसोमेरिज्म का ही होगा, ठीक है? अगला टेस्ट भी आपका आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होगा, और मैं अभी आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के कुछ लेक्चर्स जो है, वो जो अभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स मैं शेयर करूंगा, आपको उन लेक्चर्स को देखना है। और इस वीक की जो क्लास होगी उसमें मैं एक क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो बचा हुआ डिस्कशन है उसको कंप्लीट करूंगा, और फिर एक क्लास में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करूंगा, ठीक है? तो अगले वीक में आपका कंप्लीट आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा बेटा, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ओके, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir.